हेलो दोस्तों, कैसे हो। हम 11th क्वेश्चन पे आ गए हैं। उस दिन हमने 10th क्वेश्चन तक कर लिया था। चलो आगे शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी उस पर कौन से पशु का अक्सर देखा गया था। जो कौन सा पशु था जिसको हमने मोहरों पर देखा था। किसकी मोहरों पर? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर किसको देखा था? इसका ऑप्शन होगा ए, बैल की। बैल पशु था जो उसके हमें क्या दिखे थे? उसकी मोहरों पर उसके हमें चित्र दिखाई दिए थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण, भेड़ आदि पशुओं के चित्र देखे जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था, आयताकार था, वर्ताकार था और वर्गाकार था। इसने चारों ऑप्शन दे रखे हैं, भुजाकार, आयताकार, वर्ताकार और वर्गाकार। अगला क्वेश्चन है भारतीय नेपोलियन या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त। ये तो क्वेश्चन बार बार पेपर में आता ही रहता है, सबको याद भी है, मोस्टली इजी क्वेश्चन है। इसको देखो, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। सबसे महान शासक थे कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। क्या थे? उत्तराधिकारी। इसके बाद आए थे। किसके बाद? चंद्रगुप्त के बाद। समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। क्या कहा इसने? समुद्रगुप्त के शासनकाल को संस्कृति राजनीतिक दृष्टि से गुप्त के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। जो समुद्रगुप्त था उसके समय में, हम ये भी कह सकते हैं उसके समय में राजधानी कौन सी थी? क्या थी? उसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। क्या थी? पाटलिपुत्र। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एक दोहरी नीति बनाई थी। क्या नीति? दोहरी नीति। मतलब एक काम एक, उसके फायदे अनेक, ऐसे काम करता था। उसने दोहरी नीति अपनाई थी। एक काम से दो तीन काम निपटा दिया करता वो। अगला है, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? विंसेंट आर्थर स्मिथ द्वारा। अगला क्वेश्चन है पल्लव राजवंश के संस्थापक कौन था? जो पल्लव राजवंश था उसका संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर होगा सिंह विष्णु। कौन? सिंह विष्णु। अगला है, आगे क्या दे रखा है इसमें आगे दे रखा है, एक बार सीधा कर लो इसको। इसमें दे रखा है पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। कौन था? सिंह विष्णु। याद रखना, ये पेपर में आएगा और 4 ऑप्शन के साथ ऐसा ऑप्शन में आएगा। आप देखो, घूमोगे इसको देख के। पल्लव राजवंश दक्षिणी भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। जो पहला राजवंश था वो दक्षिणी भारत का। कहाँ पे था वो? दक्षिण भारत में, भारत के साउथ में था। कौन सा वंश? पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। क्या थी? कांचीपुरम। नादिवर्धन और महेंद्र वर्मन, दो थे ये, नादिवर्मन और महेंद्र वर्मन। इसके क्या थे? प्रमुख शासक थे ये। इन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई थी इस राजवंश में। मतलब इन्होंने अनेक कार्य किए होंगे या कुछ बहुत किताबें वगैरह लिखवा दी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये अहम माने जाते हैं इस वंश के। सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से जाना जाता है। कौन सी? किसके नाम से? अवनी सिंह के नाम से। किसके नाम से? अवनी सिंह के नाम से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म को दिलवाड़ा मंदिर से संबंधित है? जो दिलवाड़ा मंदिर है इसके बारे में अनेकों क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। यह जो दिलवाड़ा मंदिर है किस धर्म से संबंधित है? ये पहला क्वेश्चन ये है। इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म। ये पहले ये याद रखो कि दिलवाड़ा जो मंदिर है उसका संबंध कौन से धर्म से है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखो, दिलवाड़ा मंदिर है वो कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन याद रखो, दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? 5 मंदिरों का समूह है। अगला क्वेश्चन देखो, दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी, 11वीं से 13वीं शताब्दी, ठीक है, 11वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है।
दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। जो दिलवाड़ा मंदिर था उसका निर्माण कब हुआ था? चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। किसके काल में? दिलवाड़ा मंदिर निर्माण चालुक्य राजवंश के काल में, शासनकाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? जो बुद्ध के सिद्धांत थे उससे संबंधित कौन सा है? अभिधम्म पिटक। कौन सा है? अभिधम्म पिटक। इसका राइट आंसर होगा अभिधम्म पिटक। ये देखो इसके विकल्प क्या दे रखे हैं। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। जो 3 पिटक थे ना, इसके त्रिपिटक थे इसके बौद्ध धर्म के, उसमें से एक है ये अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विविधतापूर्ण सारांश, एक विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग भी है। क्या भी है? कि अभिन्न अंग भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था उसका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या है? हड़प्पा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसको जो सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा था, याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की स्थल की खोज किसने की थी और कब की थी? राय बहादुर दयाराम सैनी ने की थी। और कब की थी? 1921 में की थी। ये क्वेश्चन दोबारा देखो। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले खोजा गया स्थल क्या था? हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम सैनी ने की थी। कब की थी? 1921 में की थी। अगला देखो इसके जो 2 पॉइंट आने इंपॉर्टेंट की है वे देखो। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के तट पर। किसके नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मृतकों का टीला। ठीक है। मोहनजोदड़ो शतल की खोज कब की थी? 1922 में। कब की? 1922 में। कब की? 1922 में। अगर आपको डेट याद नहीं हो रही ना तो इसको 5 बार कॉपी में लिख के देख लिया करो, आपको याद हो जाएंगी। प्रैक्टिस से होगा जो कुछ होगा। 2-3 बार उसका नाम लिख, जो इसने खोज की उसका नाम लिख लो। 2-3 बार अपने जिस डेट है उसका नाम लिख लो, अपने आप याद हो जाएगी। और इसकी खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। किसने? राखलदास बनर्जी ने। अगला इसका मोहनजोदड़ो शतल। जो मोहनजोदड़ो शतल था सिंधु घाटी सभ्यता के नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। जो मोहनजोदड़ो शतल है वो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। लोथल शतल की खोज कब की थी और किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा 1954 में की थी। और कब की किसने की थी? डॉक्टर SR राव ने। डॉक्टर SR राव ने। किसने? SR राव ने। अगला है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह है। जो लोथल है वो क्या है? एक बंदरगाह है। किसका बंदरगाह है? सिंधु घाटी सभ्यता का। याद रखना है लोथल क्या है? लोथल एक बंदरगाह है, लेकिन किसका है? सिंधु घाटी सभ्यता का। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल शतल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। याद रखना है, बार बार पेपर में बहुत बार आया है। लोथल शतल कौन सी नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर। भोगवा। आपको ना 2-3 नदी दे देंगे, सिंधु दे देंगे, रावी दे देंगे, भोगवा दे देंगे, घग्गर दे देंगे। और ऐसे उलझोगे पेपर में, ऐसे उलझोगे क्योंकि प्रेशर होता है फिर उसका रीजनिंग का, मैथ का, और ये फिर जीकेगा। तो ऑप्शन जब देखोगे ना आप तो उलझ जाओगे एकदम ऑप्शन देखते ही। तो याद कर लो, रट लो इन क्वेश्चन को। मतलब ये जो बार बार आ रहे हैं ना नदी वाले क्वेश्चन है, ये पेपर में हर बार आते हैं। लोथल शतल किस नदी तट पर है? भोगवा नदी तट पर। किस नदी है? भोगवा नदी के तट पर। अगला है कालीबंगन शतल की खोज आनंदनाथ घोष ने की थी। किसने की थी? जो कालीबंगन है, कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान में। इसकी जो खोज की थी आनंद घोष ने की थी। किसने? आनंद घोष ने। कालीबंगन के शतल के उत्खनन का श्रेय बीके थापर। किसने? बीके थापर का और बीबी लाल को जाता है। जो कालीबंगन है ना उसका जो उत्खनन करा था, जिसकी खोज करी थी, किसने करी थी? बीके थापर ने और बीबी लाल ने। अगला क्वेश्चन है कालीबंगन है वो किस नदी तट पर है? देखो अभी ये भी आ गया, एक कालीबंगन आ गया, इससे ऊपर लोथल था, इससे पहले ये कालीबंगन था। ठीक है। इससे पहले हमने हड़प्पा देखा था, उससे पहले मोहनजोदड़ो देखा था। मतलब ये याद रट लो बार बार इन क्वेश्चन को। किस नदी के तट पर है, कहाँ पर है? ठीक है। कालीबंगन में कौन सी नदी तट पर है? घग्गर नदी के तट पर। कौन सी नदी तट पर? घग्गर नदी के तट पर। प्रसिद्ध
उत्तरामेर शिलालेख है वो किस राजवंश से संबंधित है? जो प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख है, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख हो किस किस राजवंश से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा चोल से। किससे? चोल से। ये पढ़ लो। प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश है। ये देखो, ये दक्षिण भारत का है। जो चोल है, जो चोल साम्राज्य था किस कहाँ पर था? अगर भारत में आ जाए कि भारत में किस किस क्षेत्र में था, तो कहाँ पर था? दक्षिण क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? दक्षिण क्षेत्र में। इस शिलालेख के मध्य से चोलकालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था का जानकारी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? इसकी इसकी क्या की कर व्यवस्था की जानकारी। किसकी व्यवस्था की? कर व्यवस्था की जानकारी में प्राप्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।